हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के PYQs कर रहे थे एडवांस लेवल के, तो उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास 2021 का एक और प्रॉब्लम मिल गया है हमें। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रखा है। लेट f इज अ फंक्शन जिसकी डोमेन रेंज कुछ इस तरीके से बता रखी है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट f ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड integration of f t dt from 0 to pi by 3 equals to 0, then which of the following statement or statements is are true। एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था और इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बनी हुई थी। तो इसको करने से पहले हम एक बार इसके ऑप्शंस की तरफ ध्यान से देखते हैं। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कभी ना कभी रोल्स थ्योरम के बारे में या LMVT थ्योरम के बारे में पढ़ रखा था। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो जो ऑप्शन से पहला जो हमें एक इनपुट मिलता है वो क्या मिलता है कि इसमें रोल्स थ्योरम कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होगी। वो क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन दिस मच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to pi by 3। और हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि रोल्स थ्योरम के अंदर भी वो कुछ इसी तरीके की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर वो क्या बोलते हैं कि फंक्शन को एक तो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसके अलावा ये जो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज दे रखी हैं, एक्सट्रीमिटीज वाली जो वैल्यूज दे रखी हैं, इन पर अगर हमने क्लोज्ड ब्रैकेट अगर लगाया, मतलब इन पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और अंदर वाली वैल्यूज के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 0 और पाई बाय 3 के ऊपर हो, लेकिन अंदर वाली सारी की सारी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम इस प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि एक इस टाइप का फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इस टाइप का एक इन्होंने हमें ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम में इन्होंने केवल हमें ये दो चीजें ही गिवन कर रखी हैं और इनके बेसिस पर हम एकदम से डायरेक्टली इन सारे ऑप्शंस को करेक्ट या इन सारे के सारे ऑप्शंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्शन वाइज ही इनके जो आंसर्स हैं चेक करने पड़ेंगे। हमने क्या करा, पहले ऑप्शन को उठा लिया है। इसमें क्या बोल रखा है, द इक्वेशन fx माइनस 3 cos 3x इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to pi by 3। हम क्या करते हैं, अभी के लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन के लिए इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं। और उसके पहले एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं तो हम रोल्स थ्योरम का यूज करके इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है और जो भी हमें इंटरवल दे रखा है उसके अंदर हो रहा है, तो f-x को जब हम 0 पुट करते हैं तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जो कि इस इंटरवल के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, f-x को सोचते हुए कि हमें f-x तो निकालना पड़ेगा, और क्योंकि यहां पर हमें f-x के बारे में नहीं बता रखा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स तरीके से इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक नया फंक्शन gx मानकर चल सकते हैं, और हमने बोल दिया gx इक्वल्स टू, और ये जो पूरी की पूरी हमें इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को भी हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इससे हमें एक फायदा मिलने वाला है। हमने इंटीग्रेशन लगा दिया पूरी की पूरी इक्वेशन पर f ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3x dx, और हमने इसकी जो लिमिट ले ली है वो ले ली है 0 से लेकर x तक की। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने इंटीग्रेशन क्यों लिया है। हमने इस फंक्शन gx को, ये जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है, इसके इक्वल मान लिया है और इस पूरे ही फंक्शन के ऊपर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया है। इसका मेन कारण ये है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली, जो कि ये सेट होती हुई सी दिखाई दे रही है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली, तो हमें इस फंक्शन का g-x भी निकालना पड़ेगा। अगर हम इस gx को केवल इस फंक्शन के इक्वल अगर मान लेते हैं तो हमें पूरी की पूरी इस प्रॉब्लम के अंदर f-x के बारे में नहीं बता रखा है। और मजे की बात यह है कि हमें fx के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो जब हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है तो चाहे हम प्रॉब्लम को फॉरवर्ड तरीके से करें चाहे हम रिवर्स तरीके से करें, बस हमारा मेन मोटो रहता है कि हमारी प्रॉब्लम करेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या करा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लिया। जब हमने इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन ले लिया और हमने इसको बहुत थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करी, तो हम देख पाएंगे ये कैसा हो रहा है, 0 to x से लेकर ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं f ऑफ x, और यहाँ पर ये dx के रेस्पेक्ट में हम कर ही रहे हैं, माइनस जब हम इस 3 cos 3x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर x तक के
रीजन के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देख रहे हैं cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin 3x और डिवाइडेड बाय 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा sin ऑफ 3x। तो ये जो हमारे पास gx फंक्शन आ रहा है, हमारे पास ये जो फंक्शन आता है, ये देख के भी समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन तो अपने आप ही कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और इसके लिए तो हमें बता ही रखा है कि जो fx फंक्शन है हमारा इस तरीके से है कि वो कॉन्टिन्यूस है, कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 की डोमेन के लिए। तो यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू है हमें कहां से कहां तक लेनी है, 0 से लेकर π/3 तक। तो यहां पर ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी रहने वाला है और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमने 0 से लेकर x तक f ऑफ x dx को अगर इंटीग्रेट भी कर दिया, चाहे यहां पर ft dt ले लीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो d/dx अगर हमने इसका निकाल दिया, इस पूरे के पूरे का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लग जाएगा और ये हमारे पास किस तरीके का फॉर्म बन के आ जाएगा, f ऑफ x, केवल और केवल इतनी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। क्योंकि ऐसे में हम करते क्या है कि जो भी जो हमें अपर लिमिट जो दे रखी होती है या लोअर लिमिट दे रखी होती है, वो एक एक करके हमें फंक्शन के अंदर रखनी होती है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है, और उसके बाद इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जब हम x को इसके अंदर पुट कर देंगे और जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, और माइनस करके जब हम लोअर लिमिट को रख रहे होंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल और केवल fx। और fx के बारे में इन्होंने क्या बता रखा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर ये डिफरेंशिएबल भी हो रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल। तो अब यहां से हम बोल पा रहे हैं कि ये जो gx है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करने के लिए इसके ऊपर कम से कम 2 कंडीशन तो हमारी सही आ रही हैं। अब अगर ऐसे में हम इसकी जो एक्सट्रीमिटीज वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी अगर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और अगर वो सेम आ जाती हैं, तो हमारे लिए थर्ड कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की है वो भी प्रूव होती हुई हमें समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या करा, g ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो हम देख पा रहे हैं जब लिमिट्स हमारे पास 0 से लेकर x तक दे रखी थी और ये अगर 0 से लेकर 0 तक हो जाएंगी तो ये क्लोज लूप हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां से तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और अगर हम साइन के अंदर x की वैल्यू अगर ये 0 रख देते हैं तो यहां से भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0। तो हमारे पास ये जो नया फंक्शन ये जो हमने एज्यूम करा था, इसके अंदर जब हमने x की वैल्यू, क्योंकि हमें जो इंटरवल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0 से लेकर π/3, तो जब हमने 0 की वैल्यू इसमें पुट करी तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही, 0। इसी तरीके से जब हम π/3 के लिए इस फंक्शन की जब बात करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे 0 से लेकर π/3 के लिए f ऑफ x dx के लिए वैल्यू इन्होंने पहले ही बता रखी है कितनी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही हम π/3 जब हम यहां पर पुट करेंगे तो हम देखेंगे 3 × π/3 मतलब sin π, और sin π की वैल्यू तो खुद से भी कितनी होती है, 0। तो यहां से भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब हम देख रहे हैं रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो 3 कंडीशन हमें चाहिए होती हैं वो तीनों ही कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं, कॉन्टिन्यूटी की भी, डिफरेंशिएबिलिटी की भी, एंड जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज की जो वैल्यूज दे रखी होती हैं किसी भी इंटरवल के लिए उस पर भी वैल्यू सेम आ रही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि g' इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर देते हैं तो कम से कम एक वैल्यू, एक सॉल्यूशन हमारे पास इस तरीके से जरूर और जरूर होगा, कहां पर, इस 0 से लेकर π/3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर हम g' भी अगर निकाल देते हैं तो वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, कितना हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 3 cos 3x इक्वल टू 0। तो इसी के लिए ही हमसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट ऑप्शन में बोल भी रखा था कि दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to π/3, और हम देख रहे हैं हमने थोड़ा सा रिवर्स अपनी इंजीनियरिंग लगाई और हमारा प्रॉब्लम रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था और फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होता हुआ हमें समझ में आ रहा है। बिल्कुल हूबहू हमें सेकंड ऑप्शन के लिए भी ट्राई करना है। अभी के लिए हमने इसको माना था gx, इस फंक्शन को मान लिया था gx। अब यहां के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं hx करके। तो हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब hx करके एज्यूम कर लिया तो हम देखेंगे
हमारे पास ही एच एक्स इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज होनी है, क्योंकि हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं बता रखा है, और क्योंकि रोल्स थ्योरम के अंदर कंडीशन ये है कि अगर एक सॉल्यूशन किसी इंटरवल के बीच में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हमें देखना होता है। अब क्योंकि एफ डैश एक्स तो हमें इक्वेशन के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं बता रखा है, तो हमें एक स्टेप रिवर्स में जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट ऑप्शन की तरह हम क्या करेंगे, यहां पर भी इस जो हम एच एक्स फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को एक स्टेप प्रीवियस में जाकर या रिवर्स में जाके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, और हम पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ साइन 3x प्लस 6 अपॉन पाई, और इस पूरे के पूरे को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, चाहे x के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, चाहे आप वेरिएबल, और चाहे आप t के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। और इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से लेकर x तक, और क्योंकि हमें x की लिमिट जो दे रखी है वो कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से लेकर π/3 तक इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, और fx के लिए हमें कितना बता रखा है, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो हम पूरी तरीके से सही तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है कुछ इस टाइप का सा बन जाएगा, 0 to x f ऑफ x dx, और हम देख पाएंगे यहां पर ये माइनस की जगह, क्योंकि साइन 3x का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का cos 3x डिवाइडेड बाय 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस ये जाएगा cos ऑफ 3x, और यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का 6/π टाइम्स x। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, hx। अगर हम इस hx फंक्शन की बात करते हैं तो fx के बारे में तो पहले ही बता रखा है कि ये क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। इसे देख के भी समझ में आ रहा है कि ये तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ये x का फंक्शन है, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है। तो मतलब पूरा का पूरा जो हमारा hx है वो क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। हम देख पा रहे हैं, देखिए ये तो डिफरेंशिएबल है ही, ये भी डिफरेंशिएबल है, और क्योंकि इसको तो हम डिफरेंशिएट करके अभी अभी देख ही चुके थे कि हमारे पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, fx। तो हमारे पास जो hx फंक्शन है वो भी क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी हो रहा है एंड डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी रोल्स थ्योरम का सहारा हमें मिल सकता है। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये दो कंडीशन तो हमारी कम से कम फुलफिल हो रही हैं। तीसरी कंडीशन जो होती है हमारे पास, कि जो भी हमें इंटरवल दे रखा होता है उस इंटरवल की एक्सट्रीमिटीज वाली जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी हमें फंक्शन की वैल्यू को चेक करना होता है। तो हमने क्या करा, h ऑफ 0 को कैलकुलेट करके देख लिया। जब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने x की वैल्यू को 0 से रिप्लेस करा तो यहां पर हमारे पास जो फंक्शन जो बन के आ रहा है ये तो क्लोज लूप की वजह से 0 हो जाएगा। ये सारी ही चीजें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमने cos 0 रखा तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1, एंड जब हम 6/π और यहां पर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। तो h ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1। अब हम बात करते हैं इंटरवल के अंदर सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड वाली एक्सट्रीमिटीज की, वो कितनी है हमारे पास, π/3। जैसे ही आपने x को रिप्लेस करा किससे, π/3 से, तो आप देख पाएंगे जैसे ही आपने x को रिप्लेस करा π/3 से, तो यहां पर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 0 से लेकर π/3 तक का इंटीग्रेशन किसका, f ऑफ x dx का, तो यहां से ये वैल्यू तो हमें पहले ही बता रखी है प्रॉब्लम के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये वैल्यू हो रही है हमारे पास 0। इसके बाद जब हम cos के अंदर π/3 रखते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, cos ऑफ 3 इंटू π/3, मतलब cos π की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हमारे पास हो जाएगी -1, और यहां पर जब हम π/3 रखेंगे तो हम देख पा रहे हैं पाई से पाई उड़ जाएगा, 3 से 6 को उड़ाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास h ऑफ π/3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखेंगे 1। और हम देख रहे हैं रोल्स थ्योरम की ये थर्ड कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि जो एक्सट्रीमिटीज वाली जो वैल्यूज होती हैं इंटरवल के अंदर उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तब उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी है तो हम बोल सकते हैं कि जो h डैश x होगा इक्वल टू 0 पर, इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए देगा। मतलब इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम h डैश x निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में h डैश x इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
तो अगर हम h डैश x अगर इसका निकालते भी हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे। तो यहां से हमारे पास h डैश x आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, f ऑफ x और माइनस 3 साइन 3x प्लस 6/पाई और इक्वल टू, जैसे ही हम जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन अपने आप ही आ जाती है बन के। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम की ये तीनों के तीनों जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा था। hx gx तो कर ही रहा था पहले वाली कंडीशन के अंदर। तो यहां से जब हम h डैश x इक्वल टू 0 निकालेंगे तो वहां से हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर h डैश x इक्वल टू 0 के लिए मिलेगा। वो ही ये यहां पर बोलना चाह रहे हैं। तो हमारा यहां से सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट होता हुआ हमें समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड लिमिट का पूछ रखा है, और फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड लिमिट का पूछ रखा है। तो आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रखा है, लिमिट बहुत सिंपल से बता रखा है, x टेंड्स टू 0 x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x f ऑफ t dt एंड होल अपॉन में कितना बोल रखा है, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इस टाइप से इन्होंने एक्सप्रेशन को दे रखा है और बोल रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1। बहुत सिंपल सा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम जानते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1। और अगर हमें यह भी ध्यान आए कि इस x को हम f ऑफ x से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो तब भी हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1। हमें बस ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन जो है हमारा सही तरीके से गिवन कर रखा हो। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन सही तरीके से गिवन नहीं कर रखा है तो हम मैनिपुलेट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर केवल एक x है और यहां पर x स्क्वायर है, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और यहां पर एक और x को लेकर आ गए, और इस x को बैलेंस करने के लिए हमें एक x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस लिमिट को जब अप्लाई करा तो हम देख पा रहे हैं दिस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर हम एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये -1 बाहर आ गया और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 0 टू x एंड होल अपॉन में ये तो x बन ही रहा था इनटू इस एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा और ढंग से लिख लिया। ये कितना हो रहा है हमारे पास, इस 1 के अंदर से तो हमने माइनस को ले लिया था, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 और इस एक्स स्क्वायर को भी हम अपॉन में लेके चले गए। शायद आपको बचपन वाली ये फॉर्मूला याद आ जाए, a अपॉन b, तो हम इसको 1 अपॉन b/a भी बोल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पर चाहे तो आप 1 लिख सकते हो, और हम देख पा रहे हैं जब ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये यहाँ से हमारे पास 1 वैल्यू आ गई, बचा हमारे पास केवल और केवल इतना एक्सप्रेशन। तो -1 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर अगर हम लिमिट को डायरेक्टली अगर पुट कर देते हैं तो ये तो क्लोज लूप की वजह से ये कितनी वैल्यू दे रहा है हमें, 0। अब अगर हम यहाँ पर जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है वो अप्लाई कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। वो कैसे, आप ध्यान से देखिए, ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है, इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है। तो जैसे ही हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ऊपर का एक्सप्रेशन तो हमारे पास कितना हो जाएगा, fx, और नीचे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और यहां से जैसे ही हमने लिमिट को इसमें पुट करा तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 0। और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम में बता भी रखा था कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, -1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो रहा है। और हम देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन के अंदर जो प्रूव करने के लिए इन्होंने बोल रखा था, मतलब चेक करने के लिए जो बोल रखा था, वो यही बोल रखा था कि -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि -1 आ रहा है। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की। तो हमने ये फोर्थ ऑप्शन ले लिया है, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt 0 टू x होल अपॉन x स्क्वायर
और इसको इन्होंने अगेन क्या प्रूव करने के लिए बोल रखा है कि -1 अगर इसका वैल्यू अगर आता है तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा है, हमने इसके अंदर अगेन इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, इसको x इंटू एक्स करके देख लिया, और हम जानते हैं कि साइन x अपॉन x के लिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 1। तो ये तो हम बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड देख के समझ पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास ये कितना बचने वाला है एक्सप्रेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt 0 टू x अपॉन में x। और ये तो अभी अभी जस्ट हमने थर्ड ऑप्शन के अंदर चेक किया था कि जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू तो हमें कितनी बता रखी है 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। लेकिन इस ऑप्शन के लिए इन्होंने कितना बोल रखा है -1, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारा एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।